व्यक्तिगत स्वार्थ छुपा हुआ है। हाँ, क्या करनी है? जेब भी गर्म करनी, जेब भी गर्म करनी है, केवल मिठाई चाहिए, लेकिन वो नहीं छोड़नी चाहिए, है ना? कि लॉकडाउन की वजह से काफी नुकसान हुआ। लॉकडाउन जब नहीं था तो आए दिन मिठाई मिला करती थी, बढ़िया, हम भी खुश, घर वाले भी खुश, और घर वाली तो पहले से खुश। लेकिन नहीं, लॉकडाउन के चक्कर में ना कोई पेपर हो रहा, ना रिजल्ट आ रहा है, हमारा नुकसान ही नुकसान। तो इसीलिए अब आप लोग जल्द से जल्द भैया सिलेक्शन लो और ईश्वरी कृपा से खूब बड़े बड़े मुकाम हासिल करो। चलिए राज, तो कल एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, वो मैं लगा देता हूँ, और जब तक किताब हम तक पहुंच रही तब तक आप सवाल लिखिए, कुछ लिखिए, सवाल लिखिए जल्दी से। यदि, जल्दी दो, यदि लिखिए बेटा, यदि बीते हुए परसों, यदि बीते हुए परसों, यदि बीते हुए परसों, बीते हुए परसों, यदि बीते हुए परसों के 5 दिन बाद, बीते हुए परसों के 5 दिन बाद के 9 दिन पहले, के 9 दिन पहले, 9 दिन पहले सोमवार था, सोमवार था, सोमवार था, तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए कि आगामी कल, तो बताइए कि आगामी कल, तो बताइए कि आगामी कल के 2 दिन के पहले, आगामी कल के 2 दिन के पहले के लिखा के 6 दिन बाद, 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा? जल्दी बताओ आंसर, जल्दी सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या आएगा? शुक्रवार हो सकता है बेटा, हो सकता है। बुधवार, गुरुवार हो सकता है, हो सकता है। मैंने चेक करते हैं, फ्राइडे, कुल मिला के सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, सोमवार से रविवार, उन्हीं में से कोई एक आ रहा है? हाँ तो सही है यार, गलत कहाँ है आपका आंसर? चलिए आइए शुरुआत करते हैं, सवाल लगाने का तरीका देखते हैं, जिससे कभी भी हम लोगों से गलती ना हो। सर आइए देखते हैं, चेक करता हूँ बेटा, है बिल्कुल चेक कर लेता हूँ। आप अपना आंसर बेटा निकाल के बच्चे रखिए, मैं सामने देखता हूँ। ध्यान दीजिएगा कैसे लगाना है। हमेशा शुरुआत आज से करेंगे, आज से, हमेशा, टुडे, आज से, ठीक है। आज के बाद जो आने वाले दिन है उन्हें कहते हैं आगामी, और आज के पीछे जो गुजरे हुए दिन है उन्हें कहते हैं बीते हुए, या विगत या गत, एक ही बात है, चाहे विगत कह लो, चाहे गत कह लो, चाहे बीते हुए कह लो। और आज के बाद जो आने वाले दिन है उन्हें कहते हैं आगामी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, शुरू करते हैं। तो क्या बोला गया, पढ़िए। यदि बीते हुए परसों, बेटा ध्यान देना, बीता हुआ परसों, यहां से शुरू कर रहे हैं। तो बीता हुआ परसों ऐसे नहीं आ जाएगा, उसके लिए आएगा पहले बीता हुआ कल, सही है काम है? बीता हुआ कल, और फिर उसके 1 दिन पहले बीता हुआ परसों, बीते हुए परसों के 5 दिन बाद, 5 दिन बाद, बीते हुए परसों के 5 दिन बाद, के 5 दिन बाद। अब आप इसके 5 दिन बाद चलो जरा, तो गिनती इसी से शुरू मत कर देना,
इसको छोड़कर 1 2 3 4 5 5 दिन बाद के 9 दिन पहले। अब सर इसके 9 दिन पहले जाना है हमको, अब इसके 9 दिन पीछे जाना है, तो इससे पीछे चले, गिनती इसी से शुरू मत कर देना, इसको छोड़कर। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या था? सोमवार था। क्या यहाँ पर मैंने सही लिखा सब? ठीक है, अब यहीं पर आके हम रुक गए, सोमवार लिख के भूल गए। ठीक, अब आते हैं, फिर से शुरू करते हैं। बताइए, तो बताइए कि आगामी कल, और फिर कहानी वही आज से शुरू होगी, कहानी आज से शुरू होगी। अब सवाल का अगला हिस्सा फिर आज से शुरू करो, तो याद के हिसाब से बताइए कि अब आगामी कल, आगामी कल, तो देखोगे बेटा यहाँ से, तो आगामी कल का मतलब आने वाला कल, मतलब ये सही है। आगामी कल के, हाँ 2 दिन के पहले, 2 दिन के पहले, ध्यान से देखकर बताओ, 2 दिन पहले लिखवाया था कि 2 दिन के पहले लिखवाया था? 2 दिन के पहले, बिल्कुल सही पढ़िएगा, 2 दिन के पहले। इसकी इस बात की बहुत अहमियत है, ध्यान से सुनना सर। 2 दिन के पहले, तो क्या कहा गया? तो बताइए कि आगामी कल के 2 दिन के पहले। तो यहां से देखोगे तो आगामी कल मतलब ये कि 2 दिन के पहले। तो चलो यहाँ के 2 दिन के पहले, इसके पीछे देखते हैं। तो 1 दिन 2 दिन के पहले मतलब तीसरा दिन, ये वाला तीसरा दिन। कौन यहाँ पर क्या, सॉरी अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ। 2 दिन के पहले, आगे बताओ, 2 दिन के पहले के 6 दिन बाद। अब यहाँ से 6 दिन बाद देखोगे बेटा, 1 2 3 4 5 6, हमको इस लाइन पर आना है, हमको उस लाइन का दिन चाहिए। अब बेटा यहाँ से आगे बढ़ेंगे तभी तो वो लाइन आएगी। चलो धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। सोमवार के बाद मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, सही है गुरुवार बेटा, सही बृहस्पतिवार, सही है, बढ़िया। आप ये भी कर सकते थे कि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। अगर यहाँ सोमवार तो फिर 7 दिन बाद सोमवार आएगा। तो बेटा देखो इस लाइन के बाद देखो 7वीं लाइन कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी सोमवार, सोमवार आ गया डायरेक्ट। सोम के बाद मंगल बुध बृहस्पति। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे कभी कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं और जरूर गलती होती है इनमें। अगर कभी कहा जाता है बेटा कि 10 तारीख के 2 दिन बाद कौन सी तारीख होगी? 10 तारीख के 2 दिन बाद बेटा कौन सी तारीख होगी? बताओ भाई, 12 होगी। और अगर आपसे कहा जाता है कि 10 तारीख के 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद कौन सी तारीख होगी? तो कौन सी होगी? कौन सी तारीख होगी? 13। देखिए दोनों में अंतर क्या है बेटा? 13। जैसे बोला गया 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद का मतलब बस 2 दिन जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 10 2 12 तारीख आ गई। और अगर कहता है बेटा 2 दिन के बाद, के इसके की बहुत वैल्यू है, 2 दिन के बाद, इसका मतलब 2 दिन के बाद वाला दिन चाहिए, मतलब तीसरा दिन चाहिए। तो इसमें जोड़ेंगे तो फिर 2 नहीं जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, तो 10 3 13, ये आ गई 13। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो के होता है इसकी बहुत अहमियत होती है। नहीं समझ में आया? तो अगर मैं कहता हूं कि जल्दी सब लोग सुनकर बताइए बेटा, सभी लोग सुनिएगा मेरी बात को, लिखिएगा, कोई नहीं, पेन कोई नहीं चलाएगा, जल्दी से बताइए, कोई पेन नहीं चलाएगा। अगर आज सोमवार है, सुन रहे हैं ध्यान से, अगर आज सोमवार है तो आज के 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? अगर आज सोमवार है तो आज के 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? सोच लीजिए क्या होगा? शुक्रवार। सोमवार है 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मतलब 3 जोड़े कि 4 जोड़े? 4 जोड़े। तो सोमवार में 4 जोड़ दो बेटा, और सोमवार में 4 जोड़ोगे तो बच्चा आएगा शुक्रवार। आएगा कि नहीं आएगा? और अगर मैं कहता हूं कि आज सोमवार है, आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन? आज के 3 दिन बाद, तो बृहस्पति आ गया। क्या बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये चीजें बहुत ध्यान रखना, इसमें बहुत गलती होती है हम लोगों से। चलिए एक सवाल और लिखिए, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, फिर हम लोग ब्लड रिलेशन के अपने टॉपिक पर आते हैं, अपने क्वेश्चन पे आएंगे। बस एक सवाल पहले और लिखिए, और ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको मिसलेनियस में लिखवाता हूँ, ये सीधे एग्जाम रिलेवेंट होते हैं, ये मानकर चलिए। इनको आप जरूर रिवाइज किया करिए घर पे। लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखिएगा। एक व्यक्ति के पास 19 भेड़ें थी,
19 भेड़ें थी। भेड़ होता ना, भेड़ बकरी, वही। एक व्यक्ति के पास 19 भेड़ें थी, भेड़ें थी। एक व्यक्ति के पास 19 भेड़ें थी, जिनमें से चार भेड़ें मर गई, जिनमें से 4 भेड़ें मर गई, 4 भेड़ें मर गई, तो वह बाजार से 10 भेड़ें, तो वह बाजार से 10 भेड़ें और नई खरीद लाया। तो वह बाजार से 10 भेड़ें और नई खरीद लाया। 10 भेड़ें और नई खरीद लाया, नई खरीद लाया। आगे लिखिएगा। अब उसकी कुल भेड़ों में से, अब उसकी कुल भेड़ों में से, अब उसकी कुल भेड़ों में से, अब उसकी कुल भेड़ों में से सभी लेकिन 3, सभी लेकिन 3, अच्छा 3 की जगह उसको कर लीजिए अब 9। सभी लेकिन 9 मर गई, सभी लेकिन 9 मर गई। अब आप फुल स्टॉप लगाइए, पूर्ण विराम लगाइए बेटा, पूर्ण विराम लगाया। पूर्ण विराम लगा के आगे लिखेंगे। तो बताइए कि उसके पास कुल कितनी भेड़ें, तो बताइए कि उसके पास कुल कितनी भेड़ें, उसके पास कुल कितनी भेड़ें जीवित नहीं बची। उसके पास कुल कितनी भेड़ें जीवित नहीं बची। बोलिए भाई 20। शुरुआत में हाँ भाई, कुछ आंसर आया? मेरा 20 सही लग रहा है। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 20 है, देखिएगा मेरी बात समझिए, ध्यान से सुनिए। कभी भी कुछ शब्द होते हैं जो आपके इंग्लिश ग्रामर में भी काम आएंगे और हिंदी व्याकरण में भी कुछ शब्द होते हैं जिनको नेगेटिव वर्ड कहा जाता है, जिनको नकारात्मक शब्द कहा जाता है। ये इंग्लिश ग्रामर में भी पूछे जाते हैं, आप चाहे किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, हर एक एग्जाम में आते हैं। और हिंदी व्याकरण भी चाहे तो पुलिस का पेपर दे लो या कोई और पेपर दे लो, सब में आते हैं। इंग्लिश ग्रामर में चाहे तो एयरफोर्स दे लो, एसएससी दे लो, कोई भी एग्जाम दे लो, सब में मिलते हैं, बैंकिंग वगैरह सभी में। तो नेगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड क्या होते हैं, बात को समझिए। शब्द पहचानने आना चाहिए कि कौन से वर्ड नेगेटिव होते हैं, कौन से पॉजिटिव होते हैं, कि इनका कौन से वर्ड साउंड करते हैं पॉजिटिव, कौन से वर्ड साउंड करते हैं नेगेटिव। आइए समझाते हैं। जैसे एग्जांपल देंगे, मान लेते हैं मेरा ब्याह नहीं हुआ, मेरा ब्याह भी नहीं हुआ, शादी नहीं हुई। बढ़िया लग रहा है आपको बोलते हुए? क्या मानना है? तुम लोग गलत सलत मानने लगो। मेरा ब्याह भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। पिताजी हमको ले गए शादी के लिए, लड़की दिखाने के लिए कि चलो तुम्हें हमें घर ले चलते हैं, हमको एक रिश्ता पता चला, चलो तुमको हम चलते हैं साथ में रिश्ता दिखाने के लिए। तुमको ले गए, वहाँ पहुंचे, वहाँ चाय नाश्ता हुआ, भैया बताया गया, परिचय दिया गया, कौन तुम कौन हम, दुनिया भर की बातें, कहाँ प्रॉपर्टी है, क्या क्या चीजें हैं, तमाम हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे। हो सकता है ये सब बाद में मेरा हो जाए, वगैरह वगैरह सब चीजें चल रही थी। कोई नहीं, सारी बातें हो गई, लड़की से मुलाकात करवाई गई, सब कुछ होने के बाद घर पे आए, पिताजी लिवा के लाए, घर पे वापस हम आ गए। हमसे पिताजी ने पूछा, ये बताओ तुम्हें क्या कैसा लगा रिश्ता, कैसा लगा रिश्ता, हमसे पूछा। हमने कहा पिताजी सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन, अब ध्यान सुनना, सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन
अभी जो मैं लेकिन के बाद बोलने जा रहा हूं कुछ अच्छा तो नहीं बोलने जा रहा हूं, कुछ ना कुछ गड़बड़ बोलने जा रहा हूं। मानते हो कि नहीं मानते? इधर पे जो लेकिन शब्द है वो नेगेटिव है। पहले मैंने क्या कहा, सब कुछ बहुत अच्छा था, अब जाहिर सी बात है मैं उसका कुछ उल्टा बोलने जा रहा हूं। पहले अगर अच्छा बोला था तो अब की बार खराब बोलने जा रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हो? जबकि मैंने लेकिन के आगे में कुछ बोला नहीं है, मैं चुप हूं, लेकिन इतना समझ में आ गया कि मैंने अगर लेकिन बोला है तो अब कुछ गड़बड़ ही बोलेंगे, ठीक तो नहीं बोलेंगे। और गड़बड़ बोलेंगे मतलब पहले वाली बात का उल्टा बोलेंगे, विपरीत बोलेंगे, उसका विरोध करेंगे। आइए अपने सवाल पे आते हैं। इस बात का सवाल से क्या लेना देना है सर? आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति के पास कितनी भेड़ें थी? 19 भेड़ें थी। तो एक व्यक्ति के पास 19 भेड़ें थी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इनमें से कितनी मर गई? बेटे अगर 4 भेड़ें मर गई होंगी, हमने कट्टम लगा दिया, कट्टा मतलब मर गई, तो जिंदा कितनी बची? 15 भेड़ें जिंदा बची होंगी कि नहीं बची? बोलिए, सही बात है, ठीक। अब वो बाजार गया और बाजार से कुछ भेड़, कितनी भेड़ें होंगी? 10 भेड़ें और खरीदता है। तो जाहिर सी बात है जो 10 खरीद के लाया होगा वो जिंदा ही वाली तो लाया होगा, ठीक, 10 और खरीद लाया। अब उसके पास टोटल कितनी हो गई? 25 हो गई। क्या बात सही है? टोटल कितनी हो गई? 25। अब बवाल तो अब शुरू हो रहा है, क्या है? पढ़िए। अब उसकी जो भी कुल भेड़ें हैं उनमें से सभी लेकिन क्या बोला है? पढ़िए, सभी लेकिन 9 मर गई। अब ये सेंटेंस बड़ा गलत तरीके से बोला जाता है। अब आपको लगेगा कि हमने गलत बोला है, नहीं सर, आप पेपर उठा के देखें ना, पेपर में भी ऐसे लिख के आता। अगर इस सेंटेंस को सीधा सीधा बोल देंगे तो तुम एक बार में पकड़ लोगे, आंसर निकाल दोगे। इसीलिए वो जानबूझ के शब्दों को खेलते हैं इधर उधर। देखना क्या लिखा है, सभी लेकिन 9 मर गई, सभी लेकिन 9 मर गई। तो इसमें होता क्या है, ये जो लेकिन शब्द है ये गलत जगह पर लगा होता है। इसको कायदे में ऐसे लगाना चाहिए, सभी मर गई लेकिन 9, सभी मर गई लेकिन 9, ऐसे लगा होना चाहिए। लेकिन वो जानबूझ के बीच में लगाते हैं। तुम्हें लग रहा होगा बार बार, तुम्हें हमारी शकल में शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी दिख रहे होंगे, हम बुरे लग रहे होंगे, सर ये बेवंटी है, ये क्या कर रहे हो, तुम्हें लग रहा होगा ऐसा, सर जी सीधा सीधा बोल नहीं सकते थे। लेकिन विश्वास मानो बेटा, हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम में ही ऐसा लिख के आता, क्या करें, तो आपको वो भी तो तैयार करवाना है। तो इस तरह की चीजों में जब सभी लेकिन 9 मर गए लिखा हुआ है तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा काम करना है बेटा। ये जो लेकिन के साथ में संख्या होती है, ये लेकिन के साथ की संख्या को आप डिब्बे में बंद कर लीजिए और बाकी का सेंटेंस पढ़िए, इसको छोड़ देना, बाकी पढ़ो। सभी मर गई, इसको मत पढ़ना, बाकी पढ़ो। सभी मर गई, सभी मर गई लेकिन 9, सभी मर गई लेकिन 9। तो इसका मतलब ये लेकिन 9 जिंदा था, सभी मर गई लेकिन 9। तो जाहिर सी बात है लेकिन के बाद जो बात बोलेंगे वो पहले वाली बात की विपरीत होगी। तो पहले क्या बोला, सभी मर गई, अब बोल रहे हैं लेकिन 9। तो ये जो 9 के साथ बोलेंगे वो मर गई होगा कि जिंदा होगी? जिंदा। पहले मर गई हो चुके हैं ना, तो सभी मर गई लेकिन 9। ये सेंटेंस कायदे में ऐसा होना चाहिए था, सभी मर गई लेकिन 9 को छोड़कर, ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए। पर ऐसा कोई बोलता नहीं है। तो बेटा सभी मर गई लेकिन 9 को छोड़कर, तो इसका मतलब ये इस तरह ये 9 जो है वो जिंदा है, 9 जिंदा है। बात समझ रहे हैं? पर 9 के अलावा बाकी सारी मर गई। तो 25 में से जिंदा कितनी है? 9 है। तो 25 में से मरी कितनी? 16 मर गई। बात थोड़ी बहुत समझ में आई कि नहीं है? फिर से सुनिए, उसकी जो भी कुल भेड़ें हैं इनमें से सभी लेकिन 9 मर गई। तो लेकिन 9 को बचा दो, उनके अलावा सबको मार दो। तो 25 में से 9 को बचा दिया और बाकी सबको मार दिया। तो 25 में से 9 बच गई, तो मरी कितनी? 16। अब हमारा सवाल देखो, अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अभी भी सवाल में एक बड़ी अजीबोगरीब लास्ट तक बात बोली गई है। तो बताइए कि अब उसके पास कुल कितनी भेड़ें जीवित नहीं बची? जीवित नहीं बची का मतलब, जीवित नहीं बची का मतलब मर गई। कुल कितनी भेड़ें मरी? तो आपको लग रहा होगा 16, लेकिन ध्यान से देखो कुछ डेड बॉडी वहां पे भी रखी है, कुछ डेड बॉडी वहां पर भी है। 16 और 4 20। तो उसके पास कुल कितनी भेड़ें मरी? 20। नहीं समझ में आया? 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 देखो मेरी बात ध्यान सुनो, ये शब्दों का खेल है और बहुत इजी है, बस एक बार समझना पड़ेगा आपको। सभी लेकिन 9 मर गई। तो आपको करना ये होता है कि जो भी संख्या दी जाए उनमें से 9 को बचा दो, बाकी को मार दो। अब मैं ओरल पूछ रहा हूं, पेन मत चलाना, पेन मत चलाना, पेन मत चलाना। एक व्यक्ति के पास 10 भेड़ें थी, 10 भेड़ें थी, इनमें से सभी लेकिन 3 मर गई, सभी लेकिन 3 मर गई।
तो बताओ कितनी जिंदा कितनी मरी? 7 मर गई। जिंदा कितनी? 3। एक व्यक्ति के पास 20 भेड़ें थी, सभी लेकिन 15 मर गई। 5 मर गई, बची कितनी? 15। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? तो इस शब्दावली का मतलब ये होता है। तो अपने सवाल का जवाब आ गया। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। एक आप लोगों को ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, बढ़िया सा दिया गया है कि नहीं? दिया गया है। आइए देखिए, ये क्वेश्चन मैंने ब्लड रिलेशन का बेटा दिया ही इसलिए था जिससे कि आपकी पूरी ब्लड रिलेशन जो भी टॉपिक है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, बढ़िया से रिवीजन हो जाए। तो चलिए, जो सवाल मैंने दिया था मैं उसको बोर्ड पे लगा देता हूँ। सवाल जो मैंने आपको दिया था उसको मैं बोर्ड पे लगा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, जो लोग कल नहीं आए थे या जिनका आज पहला दिन है वो लोग सवाल को सुन लीजिएगा, क्योंकि बेटा बहुत बड़ा सवाल है तो दोबारा से लिखवा पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो मैं उसको पढ़ दूंगा और साथ में सॉल्व भी कर दूंगा। बोला ये गया कि एक परिवार के 8 सदस्य हैं, ABCDEFGH, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं गोलमेज के चारों तरफ। तो एक गोलमेज के चारों तरफ बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके। तो मैंने एक काम किया, 8 लाइनें बनाई। सबसे पहले 8 लाइनें गिनिएगा, ये 8 ही लाइन होगी, चेक करिएगा 8 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक गोल मेज बना दीजिए, गोला बना दीजिए। ये हो गई बेटा गोल मेज, एक सर्कुलर टेबल। 8 family members are sitting around a circle and facing towards the center। ठीक है, सारे के सारे ये 8 लोग जो हैं वो अंदर केंद्र की ओर देख रहे हैं सब। ठीक है, facing towards the center, सब के सब अंदर केंद्र की ओर देख रहे हैं। चलिए, 8 लोग बैठे हैं इन बिंदुओं पर। इन बिंदुओं पर 8 लोग बैठे हैं और एक ही परिवार के लोग हैं और सब के सब अंदर केंद्र की ओर देख रहे हैं। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट ये बोला गया कि डी की पत्नी एफ सी के राइट तीसरे स्थान पर है। तो देखो समझो, दायां का मतलब आप सभी जानते हो कि राइट होता है ना, और बायां का मतलब लेफ्ट। ये तो बेसिक बात है, हम सबको पता होगा कि दायां मतलब राइट और बायां मतलब लेफ्ट। बोला क्या गया कि डी की पत्नी एफ सी के राइट तीसरे स्थान पर है। अब हमको सी बैठाना है पहले। मान लीजिए हमने सी यहाँ बैठा है। अब तरीका आपको बता रहे हैं, जब सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे, पूरी चीजें क्लियर बताएंगे। अभी चूंकि एक सवाल हमने आपको दिया था तो मैं उसके आधार पर जल्दी जल्दी से बता रहा हूं। सुनिए, कभी भी अगर गोल मेज के चारों तरफ लोग बैठे हो और सभी लोग अंदर केंद्र की ओर देख रहे हो, केंद्र की ओर देख रहे हो, तो आप बैठाने की शुरुआत हमेशा नीचे से किया करिए, जल्दी डायग्राम बन जाता है। हमेशा बैठाने की शुरुआत नीचे से किया करिए, डायग्राम जल्दी बन जाएगा। और अगर बेटा कभी भी गोल मेज के चारों तरफ लोग बैठे हो और सभी लोग बाहर की तरफ देख रहे हो, फेसिंग आउटसाइड, अगर सभी लोग बाहर की तरफ देख रहे हो तो आप बैठाने की शुरुआत ऊपर से किया करिए, जल्दी बन जाता है डायग्राम। ऐसे बचेगा आपका, जल्दी बन जाता है। ठीक है, याद रखना, ये बातें काम आएंगी। जब भी सब लोग बाहर देख रहे हो तो शुरुआत ऊपर से, और जब भी सभी लोग अंदर देख रहे हो तो शुरुआत नीचे से। आइए अपना पॉइंट पढ़ते हैं। सवाल में क्या बोला गया? बोला गया डी की पत्नी एफ जो है वो सी के दाहिने तीसरे स्थान पर है। तो आप अपने आप को सी मान लो और यहाँ बैठे हो और आप अंदर देख रहे हो। ये आपका चेहरा है, ये आपका फेस है। तो आप यहाँ बैठे हो, ये आपका फेस है, आप इस केंद्र को देख रहे हो। तो बेटा आपका दाहिना हाथ, राइट हैंड क्या इसी तरफ होगा कि नहीं होगा? आपका दायां हाथ इसी तरफ होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आ रहा? अगर आप बेटा इधर बैठे हो, अंदर देख रहे हो, तो आपका दाहिना हाथ इसी तरफ होगा। तो आपके दाएं तीसरी कुर्सी, 1 2 3, यहां बैठी है एफ, और ये जो एफ है वो क्या है पता है? डी की पत्नी। बीइंग अ वाइफ ये फीमेल होगी। तो डी की पत्नी एफ जो है वो सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी। क्या बात समझ में आ रही? आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे बोला गया ए एच का पुत्र है, ए, और आगे पढ़िए, ए डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ए एच का पुत्र है और डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो बेटा डी के बाएं दूसरे स्थान पर तो तब बैठेगा जब डी बैठेगा। तो डी तो अभी कहीं है ही नहीं। आप बताइए, मैंने डी लिखा भी कहीं पर? अगर आपको लग रहा होगा सर जी आपने डी लिखा तो है, ध्यान से देखो, वो डी नहीं लिखा, एफ लिखा है। उसका तो रिश्ता है डी के साथ, लेकिन इंसान कौन बैठा है वहां? एफ बैठा है, इसलिए बेकार है, कोई फायदा नहीं। हटाइए, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। डी का स्थान एफ या सी के बगल में नहीं है। डी का स्थान एफ या सी के बगल में नहीं है, तो मतलब एफ के अगल बगल डी नहीं बैठ सकता, सी के अगल बगल डी नहीं बैठ सकता। तो डी ना तो यहां बैठेगा, ना यहां बैठेगा, ना यहां बैठेगा, ना यहां बैठेगा। इसका मतलब डी या तो फिर यहां बैठेगा या यहां बैठेगा।
क्या डी इन्हीं दोनों कुर्सियों पर बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता? या बैठ सकता क्यों बोल रहे हैं? डी के साथ हम बार बार डी सकता क्यों बोल रहे हैं, सकती क्यों नहीं बोल रहे? डी को पुरुष क्यों कह दे रहे हैं? क्योंकि डी की पत्नी है, तो अगर डी की पत्नी है अब तो डी उसका क्या होगा? पति। और पति मतलब भारतीय सभ्यता के अनुसार आज भी पति क्या होते हैं? पुरुष। नहीं मालूम है तुमको? बहुत कठिन बात बता रहे हैं ना, ऐसे चौंक रहे हो, अरे सर जी अभी पुरुष होते हैं, क्या करते हैं तुम लोग? क्या? तो डी के लिए दो ही पॉसिबिलिटीज हैं सर, डी या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। क्या? अब देखिए बात क्या बोली गई थी बच्चा, बोला गया था, मैं पॉइंट को दोबारा से पढ़ रहा हूँ, पॉइंट नंबर दूसरा, ए एच का पुत्र है और जो ए है वो डी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो ए है वो डी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अगर आप थोड़ी देर के लिए इस डी को सही मान लेते हो, थोड़ी देर के लिए, तो इस डी के बाएं, इस डी के लेफ्ट दूसरे स्थान पर ए लिखना है। ए, आप बताओ बेटा इस डी के बाएं दूसरे स्थान पर क्या ए लिख पाओगे? डी के बाएं 1 2, क्या ए के लिए जगह खाली है? नहीं खाली है, इसलिए यहाँ ए नहीं लिख पाएंगे, तो ये डी भी गलत है। तो एक बात तो फाइनल हो गई सर जी, ये डी सही है। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैं पॉइंट को दोबारा से पढ़ रहा हूँ कि डी के बाएं दूसरे स्थान पर ए बैठा है, ए 2, तो ये ए बैठा है। बोला गया कि ए डी के बाएं दूसरे स्थान पर। अच्छा, ए का परिचय भी दिया था, ए क्या है? एच का पुत्र है, तो एच का पुत्र है बेटा, जो ए है वो एच का पुत्र है। तो पुत्र होने की वजह से एक लड़का होगा, प्लस मतलब पुरुष। एक बात और ध्यान रखनी है सर, पुरुष को हम किस निशान से दिखा रहे हैं बेटा? प्लस से, और महिला को बेटा किससे दिखा रहे हैं? माइनस से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया कि डी के बाएं दूसरे स्थान पर ए बैठा है। बहुत बढ़िया बात है, ए एच का पुत्र है। आगे बढ़िए, डी का स्थान एफ या सी के बगल में नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। डी के बगल में कोई भी पुरुष नहीं बैठा है, डी के बगल में कोई भी पुरुष नहीं बैठा है, डी के बगल में कोई भी पुरुष नहीं बैठा है, डी के बगल में कोई भी पुरुष नहीं बैठा। तो डी का बगल है क्या? ये है और ये, यही दोनों तो बगल है, तो इन दोनों बगल में पुरुष नहीं होना चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, माइनस यहाँ पे भी लिख देते हैं, माइनस यहाँ पे भी लिख देते हैं। माइनस मतलब क्या? इसका मतलब दोनों बगल में अगर पुरुष नहीं होगा तो क्या होगी? महिलाएं होगी, सीधी सी बात है सर। सर आगे बढ़ते हैं, बोला क्या गया अगला पॉइंट, डी के पुत्र के बाएं दूसरा जी का स्थान है, डी के पुत्र के बाएं दूसरा जी का स्थान। ठीक है, डी के पुत्र के बाएं दूसरा जी का स्थान है। अब डी के पुत्र के बाएं, ध्यान से सुनो बेटा, गौर करना, डी का पुत्र आप कहां लिख सकते हो? इनको लिख पाओगे पुत्र क्या? इनको पुत्र क्यों नहीं लिख पाओगे? क्योंकि महिला। डी का पुत्र खुद डी तो नहीं हो सकता, डी का पुत्र ये भी नहीं हो सकता, ठीक, डी का पुत्र ये भी नहीं हो सकता, महिला है। अब डी का पुत्र या तो यहाँ लिखो, या तो यहाँ लिखो, या तो यहाँ लिखो, या इनको लिखो, तो एच के पुत्र। हालांकि बाद में शादी वादी करवा देंगे हम लोग, देखा जाए। ठीक है, तो क्या बोला गया? डी के पुत्र के बाएं दूसरा स्थान किसका है बेटा? बोलो, डी के पुत्र के बाएं दूसरा स्थान किसका है? जी का है। मैं एक काम करता हूँ, डी के पुत्र के बाएं दूसरा स्थान, अगर मैं डी का पुत्र इनको यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मैं डी का पुत्र यहाँ पर बैठा देता हूँ, तो जरा देख कर बताओ, डी के पुत्र के बाएं दूसरा स्थान जी लिख पाओगे क्या? जी 1 2, क्या जी लिख पाओगे? ना जी नहीं लिख पाओगे, इसका मतलब सर ये डी का पुत्र गलत लिखा है आपने, यहाँ होना ही नहीं चाहिए, डी का पुत्र ये गलत है। अब यहाँ नहीं हो सकता तो फिर यहाँ ट्राई करना पड़ेगा, यहाँ ट्राई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ ट्राई करता हूँ डी का पुत्र, अगर मैं बेटा डी का पुत्र यहाँ ट्राई करता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, डी का पुत्र अगर यहाँ लिख दिया तो डी के पुत्र के बाएं दूसरे स्थान पर जी है 1 2, तो ये जगह खाली थी, यहाँ पर जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, डी का पुत्र यहाँ भी नहीं लिख पाते, पता है क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि अगर मैं डी का पुत्र लिखता तो डी के पुत्र के बाएं दूसरे स्थान पर 1 2, क्या यहाँ जी लिख पाते? नहीं लिख पाते, इसलिए डी का पुत्र को यही रोकना पड़ा फिलहाल के लिए। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एच व ए के भाई के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, एच तथा ए के भाई के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। आगे बढ़िए, बोला गया ना तो सी और ना ही डी ए का भाई है, ये भी ए का भाई नहीं और ये भी ए का भाई नहीं है, ये भी ए का भाई नहीं और ये भी ए का भाई नहीं है। तो ए का भाई आप किसको कह सकते हो? क्या इनको कह पाओगे? क्या इनको कह पाओगे? और ये तो पहले ही मना कर दिया, तो ए का भाई या तो ये होगा, या तो ये, या तो ये, या तो ये। अब ए का भाई ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो खुद ए है। ए का भाई ये भी नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता? कि ए का भाई, और ये तो महिला है बेकार, तो ए का भाई या तो ये होगा या तो ये होगा। क्या हमारी बात सही है? तो बोला क्या गया, पॉइंट को मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं बेटा, बोला गया कि H व A के भाई के बीच केवल दो लोग बैठे हैं, और फिर क्या बोला गया, ना तो C और ना ही D A का भाई है। तो H तथा A के भाई के बीच केवल दो लोग बैठे हैं, H तथा A के भाई के बीच केवल दो लोग बैठे हैं। अगर तुम A का भाई इसको लिखते हो A का भाई, तो चेक करना A का भाई यहां हो गया, तो बीच में दो लोग बैठाल कर क्या यहां H लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। अगर A का भाई यहां हो गया, तो बीच में दो लोग बैठाल कर क्या H यहां लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो A का भाई हम इनको भी नहीं लिख पाएंगे। आखिरकार A का भाई ये रहा, और अगर A का भाई ये रहा, तो A के भाई तथा H के बीच केवल दो लोग बैठे हैं, तो मैंने H यहां लिख दिया। अब सभी लोग जरा भैया सामने देखकर बताओ, क्या A के भाई और H के बीच में दो लोग दिख रहे हैं? A के भाई और H के बीच में क्या दो लोग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? इधर से भले ना दिख रहा हूं, लेकिन उधर से दो लोग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ नहीं बोलो तुम लोग, दिख रहे हैं। आगे पढ़िए। F H की माता है, F जो है वो H की माता है, तो F वो रही, तो H की माता है, तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इंसान किसी की पत्नी है, तो किसी की माता भी तो हो सकती है। जैसे तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि जो मेरी मम्मी है वही मेरे पिताजी की पत्नी भी है। आश्चर्य हो रहा है? अरे काहे का आश्चर्य? जो मेरे पिताजी की पत्नी वही मेरी मम्मी है, तो ऑब्वियस सी बात है सर कि अगर कोई किसी की पत्नी है तो वो किसी की मम्मी भी तो हो सकती है, स्वाभाविक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया? सर बोला गया F H की माता है। आगे पढ़िए बच्चा। F B और G के बगल में नहीं बैठी है। जो F है ना वो B और G के बगल में नहीं है, तो F के अगल बगल ना तो B होना चाहिए और ना G होना चाहिए। तो देखो यार B तो है ही नहीं और G भी नहीं है फिलहाल, तो इस कुर्सी पर भी ना तो तुम B लिख सकते हो ना G लिख सकते हो, तो यहाँ पर तुम B और G लिख नहीं सकते हो। अब तुम्हें B और G लिखना है, तो B और G में से G तो पहले लिख चुके हो, बचा B। तो B लिखने के लिए कुर्सियां कौन कौन सी हैं? B लिखने के लिए केवल यही एक कुर्सी बची है, क्योंकि यहाँ आ नहीं सकता B, तो B लिखने के लिए केवल यही एक कुर्सी बची है। मैंने B यहाँ पर लिख दिया, मैंने B यहाँ पर लिख दिया। अब अगर आप ध्यान दोगे सर, तो A B C D E F G H, A B C D E F G H, A B C D E F G H में से एक नाम आपने अभी तक नहीं लिखा। बोलो भाई, A B C D E F G H, A B C D E नहीं लिखा, E यहाँ लिख दीजिए, E F G H, सारे नाम हो गए? ठीक है। अच्छा अब आगे देखो क्या बोला गया। F B व G के बगल में नहीं बैठी, G E की बहन है, जो G है ना वो E की बहन है। तो चलिए बातें सारी सही हो चुकी हैं, बातें सारी सही हो चुकी हैं। अब हम इसको एक फैमिली ट्री के आधार पर भी समझा देंगे आपको, गौर करना। अगर D की पत्नी है F, तो F का पति क्या होगा? D। सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, पॉइंट हमको एक बोला गया था कि D के अगल बगल कोई भी पुरुष नहीं बैठेगा। बेटा अगर D के अगल बगल कोई पुरुष नहीं बैठेगा तो D खुद तो एक पुरुष हो सकता है, अगल बगल मना किया था, लेकिन D खुद तो पुरुष हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए अब हम इस रिश्तेदारी को आपको एक ट्री के तरीके, बढ़िया से चार्ट के तरीके समझाते हैं। ठीक है, बैठने का काम तो पूरा हो गया, अब आइए रिश्तेदारी को समझने का प्रयास करते हैं। देखो एक थे F और एक थे D। F का पति था D, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, पति पत्नी थे। F का पति था D। इन दोनों की एक बिटिया है, उस बिटिया का नाम है H। इन दोनों की एक बेटी है और इस बेटी का नाम है H। बेटी है उसका नाम है H। ठीक, H, अच्छी बात है। और H का एक बेटा है, इस बेटे का नाम है A। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया? A का भाई कौन है? E। तो एक और बेटा है और इस बेटे का नाम है E। ठीक,
अब देखो ई की बहन कौन है? जी। तो इनकी अभी एक बेटी भी है, बेटी है, और उस बेटी का नाम क्या है? जी। जी, बेटी भी है, उसका नाम है जी। ठीक है, 3 1 4 2 6, 2 नाम बचे हैं अभी। अब कौन कौन नाम बचे हैं बेटा जो हमने नहीं लिखे? अभी तक हमने सी नहीं लिखा और बी नहीं लिखा। तो बी के बारे में क्या कहा गया था कि जो बी है वो डी का पुत्र है, तो डी का पुत्र है, तो पुत्र है। पुत्र है, डी का पुत्र है। आगे क्या बोला गया? अब सी के बारे में जरा कुछ हिसाब लगा लो। सी के बारे में कुछ दिया है? क्या दिया है? हाँ, डी का पुत्र और डी के पुत्र की पत्नी अगल बगल बैठे हैं। डी का पुत्र और डी के पुत्र की पत्नी अगल बगल बैठे हैं, तो डी का पुत्र कौन? बी। और इसी बी की पत्नी सी हुई, तो इसी बी की पत्नी कौन हुई? सी। तो बेटा ये है बी की पत्नी, बी की पत्नी। बात को समझिए, क्या कहा गया? क्या कहा गया बेटा? डी का पुत्र, ये पॉइंट लिखा था आपने में ना, तो ये लिखा था डी के पुत्र की पत्नी। पॉइंट ये लिखा था बेटा, ये लिखा था कि डी का पुत्र और डी के पुत्र की पत्नी अगल बगल बैठे हैं। तो डी का पुत्र और डी के पुत्र की पत्नी, आप बताओ क्या ये दोनों अगल बगल है कि नहीं? अगल बगल है। तो बेटा इस हिसाब से अगर देखोगे तो बी की पत्नी हो गई सी, और अगर बी की पत्नी हो गई सी तो हमने ऐसे बना दिया बी की पत्नी सी। पूरे के पूरे 8 लोगों का परिचय हो चुका है आपके सामने, पूरे 8 लोगों का परिचय आपके सामने हो चुका है। अब मैं आपको समझा देता हूं जल्दी से। देखो एफ और डी दोनों पति पत्नी थे, हस्बैंड वाइफ, जिसमें से हस्बैंड था डी और वाइफ थी एफ। इन दोनों ही पति पत्नियों के 2 बच्चे हुए। कौन कौन? एक बेटी हुई एच और एक बेटा हुआ बी। ये जो बेटी थी इसके भी 3 बच्चे हुए। इस बेटी के 3 बच्चे कौन कौन है? एक बिटिया है जी, बेटा है ए और बेटा है ई। ठीक, ये जो बी था इनका बेटा, इस बेटे की शादी हो गई सी के साथ, पर उनके बच्चों के बारे में भी कुछ बताया नहीं। और साथ ही साथ ध्यान से देखो तो एच के पति के बारे में भी कुछ नहीं बताया। एच के बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है पति भी कोई होगा, लेकिन बताया नहीं गया। तो नहीं बताया तो नहीं बताया। आप सभी लोग नोट कर लीजिए, बहुत साफ सुथरे तरीके से, बहुत ईमानदारी से नोट करिएगा बेटा, कुछ भी गलत मत नोट करना। हम समझ रहे हैं कि तुम्हें उलझन हो रही होगी, जी भड़बड़ा रहा होगा, चोला भड़बड़ा रहा होगा, घबराहट हो रही होगी, ऐसा जी इतना सारा इतना बड़ा कौन सवाल करेगा, लेकिन कोई और नहीं, वो आप ही करेंगे। रीजन क्या है? कि पेपर में आते हैं, मैंने कल भी बताया था, इस सन 2011 में पूछा गया था एग्जाम में, गूगल में सर्च करना मिल जाएगा, 2011 में पूछा गया था और आज चल रहा है 2021, तो जाहिर सी बात है आते हैं। नोट करो बेटा इसको सभी लोग, पूरा डायग्राम ये भी नोट करिए, वो भी नोट करिए, फिर हम इससे सवाल पूछते हैं। नोट करिए जल्दी से। ब्लड रिलेशन, चाहे वो आप एयरफोर्स का पेपर दें, चाहे एसएससी जीडी दे, सभी में आता है, आप जानते हैं बेटा, चाहे वो यूपीएसआई में, इनफैक्ट ठीक है, सब में आता है। तो क्वेश्चन सभी में आएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए, और इन्हीं में से आते हैं। क्वेश्चन का साइज बड़ा छोटा होता रहता है, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि टॉपिक आता है कि नहीं आता। तो टॉपिक सर आता है हर एग्जाम में, ये आपको जानकारी के लिए बता दूं। नोट कर लीजिए बेटा, ये भी, ये एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं और इन सबका आपस में रिश्ता कैसे जुड़ा हुआ है, तो वो रिश्ता कैसे जुड़ा वो मैंने उधर लिख दिया है। वो रिश्ता कैसे जुड़ा है वो मैंने उधर लिख दिया है, वो चार्ट बना के। ये डायग्राम नोट करिए, वो जो बनाया गया उसको भी नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन बोलता हूं और आप क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। नोट बहुत साफ साफ करना बेटा है, बहुत अच्छे से नोट करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आपके हो पाएंगे। ठीक है,
क्वेश्चन घर पे लगा था, लगाया था घर पे? अच्छा आपने ग्रेजुएशन नहीं करी? अच्छा नहीं, आते तो शाम वाले बैच लोगे ना, तो आज 8 बजे आ गए? अच्छा रीजनिंग कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है। हाँ हाँ रिश्ता ऐसे भैया देखिए मेरी बात सोचिए, हमको जो जो इसमें कहा है वही सब मैं उसमें कर रहा हूँ। हमसे बोला गया कि एफ जो है वो किसकी पत्नी थी? डी की। तो मैंने एफ और डी की शादी करवाई, दोनों पति पत्नी, ठीक। अच्छा आपको कहीं पर एक बात ये भी कही गई थी, ये भी कही गई थी, ये भी कही गई थी कि डी का पुत्र और डी के पुत्र की पत्नी अगल बगल बैठे हैं। तो डी का पुत्र हमको इससे पता चल गया था कि बी, तो डी का पुत्र मैंने बनाया बी को, और उस पुत्र की पत्नी कौन डिक्लेयर हुई? सी। तो मैंने उसमें बगल में पत्नी सी कर दिया। अच्छा अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको एक पॉइंट कहीं पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, आपके में दिया हुआ है कि जो एफ है वो एच की माता है, लिखा होगा एच की माता है, लिखा हुआ है। कौन है? एफ। तो अगर एच की माता है तो जाहिर सी बात है अगर एच की माता है तो एच उनकी बेटी होगी, तो एच को मैंने उनकी बेटी बना दिया, ठीक। अब इस बेटी के भी हमने 3 बच्चे यहाँ पर ढूंढ कर बनाए। कैसे? देखिए कैसे बनाए, गौर करना। एच का पुत्र पता चल चुका था ए, एच का पुत्र ए हो गया, और उसके अलावा ए का भाई ई, तो फिर मैंने ए का भाई बना दिया ई। तो जाहिर सी बात है वो भी तो बेटा ही होगा, अगर ये बेटा है तो फिर ये भी बेटा ही होगा, तभी तो भाई हुए। उसके अलावा क्या कहा गया? ई की बहन है जी, तो अगर ई की बहन है जी तो जाहिर सी बात है वो भी बेटिया ही होगी। तो 3 बच्चे ये हो गए, ये मम्मी है, और इसके अलावा इन मम्मी के माता पिता ये रहे, ठीक। कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, सब लोग बोर्ड पर देखिएगा, बोर्ड पर देखिए और अब सुनिएगा और आंसर दीजिएगा। सभी लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सुनिएगा, लिखिएगा नहीं, आंसर लेकिन सबको देना है। पहला सुनिए और आंसर दीजिए। पहला बताइए डी का पुत्र कौन? डी का पुत्र कौन? जल्दी बोलो। हाँ कौन है बेटा डी का पुत्र? हाँ बी है, बी है, सही है बी। फिर बोला गया आगे जी के बाएं दूसरे स्थान पर, जी के लेफ्ट दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? जी के लेफ्ट दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? हाँ अब यार इन्होंने ऑप्शन में एक्स दिया नहीं, ऑप्शन बड़े अजीबोगरीब दिए, बोलते हैं हम ऑप्शन। आपसे पूछा गया जी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक, और ऑप्शन में एच नहीं दिया। ऑप्शन क्या दिए मैं बोलता हूं। पहला दिया ए का भाई है, दूसरा दिया जी की मम्मी है, जी की माता है। क्या ये जी की माता है? क्या ये जी की माता है? हाँ तो ये सही। एच ना देके जी की माता दे दिया है तो वो भी एच। अच्छा तीसरा क्वेश्चन, ए तथा उसके भाई के बीच कितने लोग बैठे हैं? ए तथा उसके भाई के बीच कितने लोग बैठे हैं? ए तथा उसके भाई के बीच कितने लोग बैठे हैं? ए तथा उसके भाई के बीच कितने लोग बैठे हैं? ए हो रहा और ए का भाई कौन है? जल्दी बताओ। ए का भाई ई, तो बेटा ए और ई के बीच में एक है, बिल्कुल सही, एक है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन बेटा एच तथा एफ के ठीक बीच में कौन है? एच तथा एफ के ठीक बीच में कौन है? एच तथा एफ के ठीक बीच में कौन है? हाँ भाई कौन है? इस बार ए ऑप्शन में दिया है, इस बार दिया है। अगला सुनिए, बताइए ए का भाई कौन? ए का भाई कौन? ए का भाई कौन? ई है, ठीक है। अगला बताइए ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? ए जो है वो डी का क्या लग रहा है? जो ए है वो डी का क्या लग रहा है? पोता या ग्रैंडसन कह सकते हैं क्या? तो जो ए है वो डी का क्या लग रहा है? पोता या ग्रैंडसन, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। अगला सुनिए, बोला गया दी गई व्यवस्था के आधार पर 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 5 में से कोई 4 तो एक समान है, एक थोड़ा सा अलग ऑप्शन है। आओ देखते हैं क्या भाई इसमें कहानी है इनकी, क्या कहानी कहना चाहते हैं, सुनिएगा। इन्होंने हमको 5 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया बी, दूसरा ऑप्शन दिया सर सी, तीसरा ऑप्शन दिया सर एच, चौथा ऑप्शन दिया जी और पांचवा ऑप्शन दिया एफ। ये कह रहे हैं पांचों में से कोई 4 तो एक समान है, एक थोड़ा सा अलग है। एफ वजह
इन पांचों में से कोई चार में कुछ सिमिलरिटी है, समानता है, एक थोड़ा सा अलग है कोई। जरा जेंडर चेक करो, महिला पुरुष वाले। बी का जेंडर क्या है देख के बताओ, अरे देख के बताओ, बी का जेंडर पुरुष है कि महिला? अरे बोलो पुरुष। हाँ भाई बोलो सी। सी क्या है? महिला। एच महिला। जी एफ महिला। आप बताओ अलग कौन? क्या बात समझ में आई? पांच में से कोई चार एक प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वो कौन है जो समूह से अलग है? डी अलग है। ठीक है, क्लियर हुआ सर? एक छोटा सा सवाल और इसी में है, पूछा गया था 8 सवाल जो पेपर में आया था, तो 8 क्वेश्चन आए थे इसमें सर। 8वां ये है, एच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? एच के बारे में कौन सी बात हम सही बोल रहे हैं? पहली बात, एच एक पुरुष है। दूसरी बात, एच सी का कजिन है। एच सी का कजिन है, गलत। तीसरा, एच के अगल बगल दोनों पुरुष बैठे हैं। एच के अगल बगल दोनों पुरुष बैठे हैं। एच के अगल बगल दोनों पुरुष बैठे हैं, बोलो सही है सर, यही सही है सर, बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो ये 8 सवाल आए थे, है जरूर एक, लेकिन है सवाल इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ सर? आज के लिए इतना ही। कल के लिए आपको जानकारी के साथ अपने अपने टाइम पे आएंगे, जिसका जो टाइमिंग है आपका शायद 6 बजे टाइमिंग है बैच का बेटा, 6 बजे आइएगा। और कल आपके लिए विशेष भव्य रंगारंग टेस्ट का आयोजन किया गया है, नहीं टेस्ट का आयोजन किया गया है, और जिसमें उपस्थिति अनिवार्य है, स्वादानुसार नहीं चलेगा, है ना? ठीक है, तो आप कितने पढ़ने में आप कितनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं वो साबित तो करिए, है कि नहीं? चलिए कल आइएगा सभी लोग। थैंक यू सो मच। 6 बजे शाम को। धन्यवाद। भारत माता की जय।